नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आई हूँ आज। तो ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आप सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक। सो ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे डेंजरस बीमारी कौन सी होती है, सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? कौन सी बीमारी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो बहुत डेंजरस है? एनी आइडिया? कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर भयंकर और डेंजरस डिजीज की बात करें तो सबसे पहले दिमाग क्लिक होता है और कहता है कैंसर, राइट? फिर सोचते हैं कि और ज़्यादा डेंजरस बीमारी क्या है, तो फिर दिमाग कहता है डायबिटीज़, क्योंकि यही चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि डेंजरस बीमारी मतलब कैंसर, डायबिटीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीओपीडी, एस्थमा, मतलब ये सारी भयंकर बीमारियां हमें लगती है, ब्लड प्रेशर। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये सब बीमारियों की जड़ कहां पर है? ये सब बीमारियों का जड़ क्या है? एनी गेसेस? कि हमने ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम तो ले लिया, लेकिन ये आती कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, या कहा जाए कि ये सब चीजों की जड़ क्या है? What is the root of all evil? Any guesses? Digestive system, bad digestion. Agree or not? अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं है, अगर हमारी पाचन शक्ति ही प्रॉपर नहीं है, तो यहीं से तो बीमारियां घर करना शुरू करती है। बाद में ये सारी डिजीज पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है बॉडी के अंदर। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स, ये क्या होता है पता है आपको? हमारी जो पाचन शक्ति है वो क्या होती है, ये पता है आपको? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, कैसे बना हुआ है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से बना हुआ होता है, जहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लेडर, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और ऑल्सो इट कन्वर्ट्स इनटू बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू फीड द बॉडी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? सो डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा प्रोसेस है जो हम जितना भी हम खान पान करते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं, उसे वो पचाता है। जिस तरह का हमने खाना खाया है उसको वो पूरा बॉडी में, सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और तभी डाइजेशन होता है। सो ये एक बेसिक जानकारी थी, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कहा जाता है इनफैक्ट कि बैड डाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल एंड गुड हेल्थ बिगिंस इन इंटेस्टाइन। और आपको पता है सबसे ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम, जिसे इट डिपेंड्स ऑन योर परस्पेक्शन कि ये आपको भयंकर लगता है, डेंजरस लगता है या नहीं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम क्या है, जिसे कॉमन प्रॉब्लम भी कहा जाता है? एनी आइडिया? जहां से बीमारियां घर करना शुरू करती हैं, जिसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो फ्यूचर में बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियों में तब्दील हो जाती है। एनी आइडिया मैं किस चीज की बात कर रही हूं? फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन। Yes friends, I am talking about constipation.
जिसे कहा जाता है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन एज यू नो हर किसी को होता है, कॉमन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी पीपल। और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है जिसे कब्ज कहा जाता है, ये कहने के लिए तो मतलब लगता है ठीक है, क्या है, उतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर रिलीज ना हो, अगर क्योर ना हो और अगर लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो ये हमारे बॉडी की दूसरी सिस्टम्स और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करने लगता है। जानना चाहेंगे और कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखते हैं नेक्स्ट मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दे पाती हूँ। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि जो हमारे बॉवल मूवमेंट्स हैं वो लेस फ्रिक्वेंट हो जाते हैं और स्टूल है दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू पास एंड इट हैपन्स मोस्ट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन डाइट। हमारी जो डाइट है, जो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल है, वो अगर इनफ्रिक्वेंट हो जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाता है। मतलब जैसे एक हमारा डेली एक रूटीन होता है कि सुबह में या रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक यू नो वी फील लाइक प्रेशर, और हमें हमारी बॉवल मूवमेंट से पता चलता है कि हमें प्रेशर है एंड देन वी रिलीज। सो ये चीज़ तो ये डेली हमारा एक रूटीन है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, राइट। अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किस किस कारण की वजह से हो सकता है। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये जस्ट आप एक नज़र डाल दें सो आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे बहुत तरह के कॉन्स्टिपेशन होते हैं। एक तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है विच इज़ वेरी हार्ड, लम्पी। Then there is this mild constipation, again that is lumpy. Then there is normal constipation. और एक constipation होता है which is lacking of fiber, कि हमारे खान पान में फाइबर की कमी होने की वजह से constipation होता है। और एक होता है like you know very musty, inconsistent, mild diarrhea, which is not even a constipation, that is a diarrhea. So ये एक stool chart है which you can see and identify what kind of कॉन्स्टिपेशन यू आर गोइंग थ्रू। तो कॉन्स्टिपेशन अलग अलग तरह का होता है। और कॉन्स्टिपेशन ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार स्टूल पास हो गया, स्टिल हमें ऐसा फील होता है कि स्टिल हमारा स्टमक बहुत फुल है, यू नो, एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। एक मॉर्निंग में एक ये टाइम ऐसा होता है कि जब हम फ्रेशन अप होते हैं, जब हमको ऐसा फील होता है कि हमारे बॉवल मूवमेंट अब क्लियर हैं एंड वी गेट दिस फीलिंग ऑफ हार्श, we get this feeling that okay now I am feeling good, you know, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया है and you feel relaxed। लेकिन कुछ लोग हैं जो you know रिलीज करने के बाद भी they feel like you know still I feel fullness in my stomach, अभी भी मैं क्लियर नहीं फील कर पा रहा हूँ और अभी भी कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा हूँ। तो उन्हें 2-3 बार you know they have to go and they have to again and again go through the same situation and they still feel constipated. So anyway मैं next अभी जो causes हैं उसकी बात करूंगी कि ये क्यों होता क्यों है constipation।
उसका रीज़न है सबसे पहले कि हम जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एक तो फाइबर की कमी होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि फाइबर हमारे बॉडी में एक पुश देने का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है। जितना भी हम खाना खाते हैं उसे वो मूव करता है, तो ऐसा खान पान ज़रूरी है जिसके अंदर फाइबर हो। एंड आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन से तो सफ़र करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन पीपल इन सर्टेन सिचुएशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइबर की कमी होने की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी होती है या बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ओल्ड एज पीपल की, जिन लोगों की एज बढ़ रही है या ओल्ड एज मैं स्पेसिफाई करूँ, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म उनका स्लोअर होने लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी उनको बॉवल मूवमेंट जो है उनके इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ऐसा अक्सर ओल्ड एज लोगों में होता है। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं या जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ शुरू हो जाता है, विच इज़ अगेन नॉट नॉर्मल। और सबसे मेन कारण ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि नॉट ईटिंग इनफ हाई फाइबर नहीं बॉडी में होने की वजह से, या ऐसा खान पान जिसमें फाइबर ना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही से फंक्शनिंग करना बंद कर देती है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड। कुछ और रीजंस भी हैं कॉन्स्टिपेशन होने के, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा हमने शुगर वाली चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, या बहुत कुछ मीठा ज़्यादा खा लिया, या ओवर कुछ मिठाइयाँ खा ली, या शुगर रिलेटेड फूड आपने ज़्यादा खा लिए, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेकेंड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप ओवर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अगर ओवर एक्सेसिव खा लेंगे आप तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। थर्ड थिंग इज दैट कि जब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत स्टेगनेंट हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे उनको एक ही कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग अपनी चेयर छोड़ते ही नहीं है, मतलब 8 घंटे 7 घंटे बस जब वॉशरूम उनको जाने की फीलिंग आती है तब वो 1-2 बार वॉशरूम जाते हैं, देन अगेन दे कम बैक एंड बैठ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ लोग ये भी देखे हैं जो एक बार आके अपनी चेयर पर बैठ गए, उठते ही नहीं है, सो ये सारी बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है उनके लिए, जो लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और 6 और 8 घंटे तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है। और अगर स्पेसिफिकली ये सिचुएशन में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो पाइल्स और हेमोरॉइड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर देखना आप, पाइल्स उन्हीं लोगों को होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। दूसरे कुछ रीजन आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन कि हमारे शरीर में हम वाटर कंज्यूम हम नहीं कर रहे हैं टाइम पर। सो दैट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है, इसीलिए भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और तनाव होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, just not only कि fiber could be one of the reason, but there are main associated other reasons connected to this, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल जो अनइवन है, जो हमारे खाने पीने के टाइम फिक्स नहीं है, हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जो हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हमें होता है। बट अक्सर हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम इग्नोर करते हैं कि इट्स ओके, हमें हैबिट हो गई है, और अगर इट्स ओके अगर कुछ हमने टेम्पररी इसकी जो मेडिसिन है या चूर्ण है या कुछ रेमेडीज हमने ले ली तो वो वर्कआउट हो जाएगा। बट वो आप इग्नोर करते जाएंगे और वो धीरे धीरे आपके पेट में बीमारियों का घर बनता जाएगा।
बनाता जाएगा, यू नो। सो कॉन्स्टिपेशन फ्रेंड्स, उसके इतने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जो आपकी पाचन क्रिया है, जो आपके डाइजेस्टिव फंक्शंस है, उसको स्मूथन करने के लिए जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं उसका कहीं ना कहीं जड़ है कॉन्स्टिपेशन। और अक्सर हम कॉन्स्टिपेशन के साथ यूज टू हो जाते हैं और हम इतना लेट गो कर देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बाद में यू नो हम 3 से 4 दिन या 2 दिन में एक ही बार टॉयलेट जाते हैं एंड देन वी रिलीज इट, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इनफैक्ट आपके बोवल मूवमेंट इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि एक रूटीन होना चाहिए उसका, यू नो, तभी आपकी जो टॉक्सिन्स हैं और बॉडी में से जितना भी बिगाड़ है वो सब कुछ आप रिलीज कर दोगे, एक्सपेल कर दोगे, ताकि आपके बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए और आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, व्हाट कैन बी मोर कॉजेज। एज यू कैन सी दैट कॉमन लाइफस्टाइल कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन दैट इंक्लूड्स, you know, as I mentioned before, that eating foods low in fiber, not drinking enough water, dehydration could be one of the reason, also not getting enough exercises, and you know, changes in your routine, your lifestyle, maybe if you're traveling or not eating properly, not going to bed on time, you know, going to bed on different times, or maybe eating large amount of milk or cheese or you know dairy products. So these could be the reason, these may be the reasons that may cause constipation, friends. And the next thing is that you know, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, I want to ask you who likes burger and pizzas and French fries and all those kind of you know faluda kind of things and hot dogs. तो we get so anticipated, intoxicated, you know, काफ़ी enticing लगता है ये सब चीज़ें देखना और खाना, है कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में जंक फूड को कंज्यूम करते हैं? If not burgers or pizza, there could be many other things, you know, जो जब हम रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा खाते हैं या ट्रैवलिंग की वजह से बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। सो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनफैक्ट यही सारे रीजंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। सो व्हाई आई एम टॉकिंग सो बैडली अबाउट कॉन्स्टिपेशन, द रीजन बीइंग इज दैट कि कॉन्स्टिपेशन ही एकमात्र ऐसी वजह है जो बीमारियों का घर बना देती है धीरे धीरे। और अगर हम कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान ना दें और इग्नोर करें और जस्ट ये सोचें कि ये तो एक मामूली सी बात है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ ले ली या थोड़ी बहुत नुस्खे अपना लिए या थोड़ा इग्नोर किया तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज अ बिग डील, ट्रस्ट मी। जो आज का हमारा जो टॉपिक है गेम चेंजिंग प्रोडक्ट, ये एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस एपिसोड का नाम गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्स्टिपेशन कैन बी वेरी थ्रेटनिंग इफ इग्नोर्ड। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को अनचेक्ड किया या बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया तो ये बहुत डेंजरस और अनप्लेजेंट कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आपका जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है यू नो बहुत सेंसिटिव होता है और कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन में पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग अक्सर दे पुश इट सो हार्ड, क्योंकि वो अनईजी फील, जब तक यू नो दे डोंट रिलीज द स्टूल दे फील सो अनईजी। तो हमारे जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं वो भी डैमेज होती हैं और रेक्टम कोलैप्स के भी चांसेस बहुत हैं। सो रेक्टल जो है वो प्रोलैप्स भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। सो इट इज रियली डेंजरस, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ सोचिए। इट कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इंडीड। आई थिंक आई हैव मेट पीपल, आई हैव सीन पीपल, I have literally experienced a lot of stories that have come across to me and people have said that you know I have been suffering from constipation since long और उन्होंने एक सही समय पे ध्यान नहीं देने की वजह से उन्हें कैसी समस्याएं होने लगी, यू नो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, गैस्ट्राइटिस होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, एसिडिटी भी बार बार होने लगती है, क्योंकि सब कुछ आपके पेट में ही पड़ा हुआ है यू नो और वो निकल ही नहीं रहा है और स्टिल आप उसको पकड़े हुए हो, वो नहीं रिलीज हो रहा है, आप
आपके पास कोई उपाय भी नहीं है, आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस भी पता नहीं है, एक एट द सेम टाइम आप उसको बहुत ईजी ले रहे हो, सो आई थिंक आपको अब सोचना चाहिए इसके बारे में, जितना भी कुछ मैंने बताया है। एंड कुछ और रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ये कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। दैट इज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ईट टू बीट। Eat to beat. So you need to eat maximum amount of fruits and vegetables. आप अपने खान पान में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, एंड स्पेशली ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में मदद करेगा। इसके अलावा भी आप, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कैसे जो ग्रीन वेजीज हैं वो आप खाएं, आपकी डेली लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल्स का भी आप सेवन करें। और साथ साथ में अगर आपको कुछ, अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या अगर आपको मैं कुछ और उपाय बताऊं, तो वो है ड्रम स्टिक लीव्स। आप देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी 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 नेचुरल वे टू रिलीज, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जिसे सरगवा कहा जाता है। ड्रम स्टिक लीव्स है वो कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और साथ साथ में जो हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स हैं उसको लुब्रिकेंट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपकी जो बोवेल मूवमेंट्स है वो बहुत इजी हो जाती है और आप बहुत इजीली कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो सरगवा है, आप वीकली 2 से 3 बार या एटलीस्ट 1 से 2 बार तो आप सरगवा का कंज्यूम करें आप। और इनफैक्ट उसके लीव्स और उसका लीफ पाउडर भी अवेलेबल होता है अच्छी क्वालिटी का, तो अगर वो भी आप वाटर में डाइल्यूट करके लेते हैं या वार्म वाटर में लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल टू योर स्टमक, and it may treat constipation as well. So this is one of the very finest and rich remedy, so that you can consume it not on daily basis but maybe once or twice in a week. That might help you to relieve constipation. That is why the subject is eat to beat. And इसके अलावा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अच्छे क्वालिटी का इसबगोल हो, क्योंकि उस इसबगोल के अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बोवल मूवमेंट को बहुत ईज कर देता है, बहुत आसान कर देता है, जो प्रोवाइड करता है एक अच्छा लुब्रिकेशन इनसाइड द इंटेस्टिनल वॉल्स, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि हरडे, जिसके अंदर कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, सो वो सिक्रेशन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सिक्रेशन को भी एनहांस करता है, उसके जूसेस एनहांस करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, दैट हेल्प्स टू रिलीज द कॉन्स्टिपेशन। एंड थर्ड आप देख सकते हैं सौंफ, जो कूलिंग एजेंट का काम करती है, हमारे स्टमक को एकदम काम डाउन करती है, शांत रखती है, एसिडिटी में भी जिससे फायदे होते हैं। सो सौंफ ऑल्सो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। तो अच्छे क्वालिटी का इसबगोल, अच्छी क्वालिटी की सौंफ आप ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। सो इट्स ऑल अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ही एकमात्र एक ऐसी प्लेस है हमारे बॉडी में जिसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती है जो शायद हमने सोचा ना हो। आपने फ्रेंड्स देखा होगा अक्सर ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं मिली हूँ, बातचीत की है, या थ्रू एंड थ्रू कहीं से हमको कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि फलाना भाई को ये बीमारी हो गई या वो बीमारी हो गई, तो ये ऐसी बीमारियां होती कैसे हैं। जब अक्सर हम वो पेशेंट से बात करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम तो टाइम पे खाना पीना खाते हैं, हमें तो बहुत पर्टिकुलरली टाइम पे सोने की आदत है, तो ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है तो पता चलता है कि उनको कब्ज की बीमारी थी। मतलब बीमारी तो नहीं कह सकते, कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम बट ऑल्सो विथ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है, विथ क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो अक्सर लोगों को सब कुछ ठीक होता है लेकिन कॉन्स्टिपेशन होता है, और वो कॉन्स्टिपेशन इग्नोर करने की वजह से आगे आगे जो बीमारियां जो उनको होती है बाद में पता चलता है। मतलब जो लोग मेडिकली उतना एडवांस नहीं है, जिनके पास उतनी डीप में नॉलेज नहीं है, उन्हें तो पता नहीं चलता जब तक वो किसी को कंसल्ट ना करें या डॉक्टर को विजिट ना करें, या फाइनली कोई बीमारी को फेस करने के बाद पता चलता है कि भाई ये इसकी जड़ कहाँ से है, ये आया कहाँ से, और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन में कितने टाइम से, मुझे इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन था और मैं सिर्फ एक
इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी, या जो भी मैंने जो टेम्पररी जो मेरे आसपास सॉल्यूशंस थे वो मैं खा पी के, कुछ पाउडर, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम रोज़ रोज़ खाते हैं, चूरन हो, पाउडर हो, या कुछ टैबलेट्स हो, या कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो टेम्पररी हमको इससे रिलीफ देती है और हमें लगता है कि वी आर डन, लेकिन उसकी आपको हैबिट हो जाती है। फिर आप वो नहीं खाओगे तो दूसरे दिन आपको वही प्रॉब्लम है, आप एक दिन उसे ड्रॉप कर दोगे, वो डोज आप ड्रॉप कर दोगे तो यू माइट फील कॉन्स्टिपेटेड, वही पेट में भारीपन महसूस होगा, ब्लोटिंग फील होगा, फुलनेस इन द स्टमक, और फिर आप वापस से वही चीज़ें आप खाओगे, फिर जाके यू कैन रिलीज इट, एंड विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आपके बॉडी के आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को उसकी हैबिट हो रही है, और अगर आप वो नहीं लोगे तो और प्रॉब्लम्स हैं। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट कॉन्स्टिपेशन कोई मामूली चीज़ नहीं है, लिटरली बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जैसे ये एक इमेज देख सकते हैं, एक इमेज आप देख सकते हैं जिसमें यू कैन क्लियरली सी वो जो पेन है फेस के ऊपर, वो पेन और वो प्रेशर जो है आप देख सकते हैं, बिकॉज ही फील्स लाइक समथिंग इज स्टक and he is constantly trying so hard to release it but he is unable to do it, and you can see that tension pressure on his face, उनके फेस पे आप ये एक प्रेशर देख सकते हैं। और आपको पता है कॉन्स्टिपेशन जो लोग सही से मतलब उससे डील नहीं कर पाते तो पूरा दिन चाहे कितने भी प्रोडक्टिव हो ना, उनका काम में ध्यान लगता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, मेमोरी उनकी रिड्यूस हो जाती है, कोई भी चीज़ में सही से फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनके पूरी जो पैटर्न ऑफ वर्क है वो चेंज हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन आप जो समझ रहे हैं उतना इजी नहीं है, ये पूरा दिन आपको अफेक्ट करता है, आपका दिमाग आपके पेट में ही पड़ा रहता है कि कब मुझे प्रेशर आएगा और मैं बाथरूम जाऊं, कब मुझे प्रेशर आएगा और मैं रिलीज कर दूं, ये क्यों पेट में इतना हैवीनेस हो रहा है। और ये चीज़ अगर कभी कभी होती है इट्स फाइन, क्योंकि कॉमनली ये हर किसी को कभी ना कभी तो होता ही है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये सबको होता है, कभी ना कभी हर किसी ने कॉन्स्टिपेशन फेस किया होता है। बट जो लोगों को फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोगों की मतलब आप समझिए उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन चाहे वो कितने भी काम करने के ऊपर फोकस भी क्यों ना करें लेकिन नहीं कर पाते। आप देखिए आप में से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आप कितना भी काम करें अटकेगा पेट पे जाकर, एंड यू विल कीप वेटिंग यू नो। एंड एक और इमेज में आपको दिखाना चाहूंगी that gives a feeling of harsh is a feeling, you know, it's a feeling। जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता या भयंकर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद when we go and release it and we feel this like wow, harsh, this is a feeling, you know, after having proper bowel movement और freshen up होने के बाद we feel like harsh, as if हमने कुछ कोई विक्ट्री हासिल कर ली है, ऐसी फीलिंग आती है, पेट साफ होने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, and suddenly you start feeling everything is fine, the world appears good, you know। So this is the feeling of harsh, this is a feeling। So आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्हें लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और आप में से कौन कौन लोग हैं जो मेरी बात से सहमत हैं। जो मैंने अभी कोशिश की थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ यू नो, मैं इस ढंग से आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी जहाँ पे मैं उसके आपको सिम्टम्स भी सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसके जो कॉजेज़ हैं वो भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसके लिए क्या छुटकारा पाने का कोई तरीका है या नहीं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। और ये भी बताना चाहती थी आपको साथ में कि कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर प्लीज़ 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 मत कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही एकमात्र जड़ है जो बहुत सारी बीमारियों में तब्दील होके आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दे सकती है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, थिंक अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, ये तो एक मुद्दा हो गया कॉन्स्टिपेशन का, लेकिन what is next? What do you think? What is next? जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन एक मुद्दा है, यस, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसी तरह से एक और ऐसा बीमारी तो नहीं कह सकते बट यस बीमारी भी कहा जा सकता है, या
ऐसी एक चीज है जिसकी वजह से भी बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, हमारा बॉडी भी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन वो क्या है? एनी आइडिया? फ्रेंड्स, दैट इज स्ट्रेस. That is stress. As you can see right in front of you, this image says everything. Headache, stress, sadness, work pressure, anxiety, depression. That eventually leads to what? Stress. Friends, word बहुत छोटा सा है, STRESS. We feel stress तो बहुत कॉमन है, सबको होता है. ऑफ कोर्स स्ट्रेस सबको होता है, बिकॉज यू नो व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग्स वी हैव. वी लिव इन द सोसाइटी, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव ऑफिस, वी हैव होम, ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस, वी एनकाउंटर लॉट मेनी थिंग्स. तो स्ट्रेस होना जाहिर सी बात है, राइट? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, बट फ्रेंड्स स्ट्रेस भी बहुत टाइप के होते हैं. छोटा स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस, डिपेंड्स. एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, वी ऑल फील स्ट्रेस्ड एट टाइम्स, बट व्हाट वन पर्सन फाइंड स्ट्रेस मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर. फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि मुझे जो स्ट्रेस है वही टाइप का स्ट्रेस आपको हो, या आपको जो स्ट्रेस है वही टाइप का स्ट्रेस किसी और को हो. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सबके स्ट्रेस लेने के तरीके अलग अलग तरह के होते हैं. आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस सबको होता है, कभी ना कभी सबको होता है. ज्यादा काम का टेंशन, या घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई उसका टेंशन, या छोटा मोटा जो हमारी रोजिंदा जिंदगी में होता है, तो कभी ना कभी ऐसा स्ट्रेस होता है. सो दैट इज नॉर्मल. नाउ सेकंड इज एपिसोडिक स्ट्रेस. एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस से थोड़ा ज्यादा. इस टाइप के लोग अक्सर हर एक चीज को प्रेशर की तरह लेने लगते हैं. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग हर एक चीज को, मैं यहाँ पे स्ट्रेस को डिफाइन कर रही हूँ प्रॉपरली, ताकि आपको पता चले कि एक वर्ड जो है स्ट्रेस, मतलब सिर्फ स्ट्रेस कहने से स्ट्रेस नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स है स्ट्रेस के. सो जो एक्यूट स्ट्रेस है वो मैंने आपको बताया, बट एपिसोडिक स्ट्रेस जो है उसमें लोग अक्सर हर चीज को प्रेशर की तरह लेने लगते हैं. चाहे वो छोटे से छोटा काम होगा, उन्हें प्रेशर लगता है. एट द सेम टाइम दे आर वेरी चैलेंजिंग. उन्हें यह भी लगता है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं ये सब कर लूंगा. एंड दे एक्सेप्ट इट, दे एक्सेप्ट द सिचुएशन, आई विल डू इट. लेकिन वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के बाद वो लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं. दे कीप थिंकिंग अबाउट सेम थिंग अगेन एंड अगेन. दे कीप थिंकिंग अबाउट कि मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, हाउ आई विल मैनेज इट. और वो पूरा प्रोसेस जो है वो एपिसोडिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्यूट स्ट्रेस से भी ऊपर होता है. और ये जो प्रेशर होता है ये पूरे बॉडी को प्रेशर देता है, बॉडी के हर ऑर्गन्स को प्रेशर देता है. हमें लगता है थोड़ा सा टेंशन लेने से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के हो सकते हैं जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते. पूरे बॉडी की सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से हो जाता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, पूरा सिस्टम अनइवन हो जाता है. हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी लेवल है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है. हम उस फ्रीक्वेंसी में, उस एनर्जी के साथ हम काम नहीं कर पाते. तो ये जो एपिसोडिक स्ट्रेस होता है ये ऐसा होता है कि हर चीज को जब हम प्रेशर की तरह लेने लगते हैं, हर काम के ऊपर हम हमेशा खरा उतरना चाहते हैं, लेकिन हम वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद भी, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर चीज को हम एक ही नजरिए से देखते हैं और फिर उसी चीज के ऊपर हम कांस्टेंट सोचते रहते हैं और वो फिर तब्दील हो जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू एपिसोडिक स्ट्रेस विच इज नॉट गुड. And third is chronic stress. It's a very high level stress. स्ट्रेस होना चाहिए,
टेम्पररी स्ट्रेस इज क्वाइट ओके, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है, फ्रीक्वेंट से ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है, देन इट इज नॉट गुड। वो मेंटली डिस्टर्बिंग होता है, यू नो, फिजिकली एंड मेंटली। क्रॉनिक स्ट्रेस सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं होता है, वो पूरा दिन चलता रहता है। अब मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, किसी मीटिंग में गए, घर वालों के साथ बैठे हुए हैं या कोई पार्टी में गए हुए हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, आप फिजिकली प्रेजेंट हो उस जगह पर, बट मेंटली योर माइंड इज समवेयर एल्स। आप सिर्फ टेंशन लेते रहते हो। जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई है या जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो आप उसको रिकॉल करते रहते हो, और वो जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको आप देख नहीं पाते। आप इतने क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो कि आपको पता नहीं होता है कि आपका जो माइंड है वो थॉट्स में रहने लगा है, और फिर वो भी तब्दील हो जाता है एक क्रॉनिक स्ट्रेस में, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। हमारा जो फिजिकल परफॉर्मेंस है ना, वो भी खत्म होने लगता है। हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी सिस्टम्स हैं वो वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। जो हमारे बॉडी में तरह तरह के जो हॉर्मोन्स हैं, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, टाइम टाइम पर हमें हेल्प करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्पिंग भी कम हो जाती है। यू नो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आपके सामने, जैसे कि कंसंट्रेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल होना, या डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन मेकिंग की बात आए तो उसमें भी आप सही से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस लोग खाना बहुत खाते रहते हैं, ओवर स्ट्रेस है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे कीप ईटिंग एंड ईटिंग। लोअर सेक्स ड्राइव, also you are not able to make your partner happy. Fatigue, tiredness, without any reason आप टायर्ड फील करोगे, सोच के। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, फिर भी आप थक जाते हो। सिर्फ सोचने से ही आप थक जाते हो। अच्छा, आपको मैं एक चीज कहूं, अगर आपको कोई बोले कि ये लीजिए 1 लाख रुपए और जाके शॉपिंग करो, माइंड कैसा एक्साइट हो जाता है, यू नो, बॉडी में अचानक से एनर्जी आने लगती है। कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है और वो चीज आपको कोई करने के लिए कहे, या आपको कोई ये कहे कि ये इतने पैसे आपके हैं, जो करना है करो, मतलब इस टाइप की जो चीजें हैं जिसमें हमें एक एक्साइटमेंट आने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस हिसाब से एक्टिव हो जाती है। पर स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप हट्टे कट्टे हो, फिट एंड फाइन हो। अक्सर देखना 80-80, 90 किलो वाले लोग एकदम फिट एंड फाइन है, पर स्ट्रेस में ऐसा लगता है बूढ़े हो गए, ऐसा लगता है इतनी सी बात का इतना स्ट्रेस लेते हैं और पूरा ऐसे दिखने लगते हैं कितने कमजोर हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं पर विल पावर स्ट्रांग होता है, तो ऐसे फिट एंड फाइन दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेस लेने की नाउ एंड देन, इतनी सी बात स्ट्रेस, ऐसा डिस्कस किया स्ट्रेस, ऐसा क्यों हुआ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के बहुत टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो ये आपको एनकाउंटर करना है कि आप अगर स्ट्रेस से गुजर रहे हो या कोई ऐसी चीज है जो आप ओवरडू कर रहे हो, ओवर आपका थॉट प्रोसेस हो रहा है, तो ये आपको स्टॉप करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओवर स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, पर जब कोई चीज़ एक्सेस होने लगती है तो उसे तभी हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, उसके राइट सॉल्यूशंस के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, और उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं या इसका इलाज क्या है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसे करने से ये आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, आपको पता है हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है। मैं एक आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाऊंगी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के बिल्कुल ऊपर, एक येलो कलर की इमेज आप देखेंगे अभी, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं किडनीज पे भी एरो है, और एड्रिनल ग्लैंड्स जिसे येलो कलर में हाईलाइट किया गया है, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। एक्चुअली वो हमें मदद करता है ताकि हम ये स्ट्रेस से कॉम्बैट कर सके, फाइट कर सकें और बैलेंस कर सके। तो ये जो हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल,
ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से और ये हमें मदद करता है स्ट्रेस से फाइट करने में। लेकिन फर्स्ट एक्यूट है स्ट्रेस, ठीक है, सेकंड है एपिसोडिक स्ट्रेस एंड थर्ड है क्रॉनिक स्ट्रेस। पर जो लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ओवर स्ट्रेस होता है, सिर्फ सोचते ही रहते हैं वो लोग, तो फिर क्या होता है, ये जो हार्मोन है जो आपको प्रोटेक्ट करता है वही आपके लिए हार्मफुल हो जाता है बाद में, क्योंकि ये हार्मोन, जितना आप स्ट्रेस लोगे ये हार्मोन उतना आपकी बॉडी से रिलीज होगा, कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल हाई होने लगता है तो ये आपको हेल्प करना बंद कर देता है और आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज हो जाती है, जो ब्रीदिंग रेट है आपका वो इंक्रीज हो जाता है, सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगती है, थोड़ी सी एंजाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो सडनली आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, जैसे कुछ होने वाला है। पर्सपिरेशन यानी कि पसीना होने लगता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है अचानक से, बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं, यू नो। इसके कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपने स्ट्रेस की एक अमाउंट थी, उससे ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप उससे भी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप हर चीज को प्रेशर में ले रहे हो, हर चीज का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रहा है आपके दिमाग में, और इसकी वजह से आपका जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड आपका रिलीज करता है, वो बहुत ज्यादा रिलीज होने की वजह से आपकी बॉडी ये सारे चीजों से सफर करती है। सीवियर हेडेक होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, वेट गेन होना, अक्सर आप देखना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी वेट गेन हो जाता है। हम सोचते हैं कि मेरा बॉडी क्यों बढ़ रहा है, आप खाना उतना खा नहीं रहे हो लेकिन आपका बॉडी ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से आपका बॉडी या तो बढ़ता है या तो बहुत घटता है। अक्सर आप देखना बहुत लोग इतना खाना खाते हैं तो भी पतले ही रहते हैं, क्यों? There could be lot many reasons, I'm not saying it, it's only stress, there could be lot many reasons, but stress could be one of the very strongest reason कि जहां आप खाना भी समय से खा रहे हो तो भी आप पतले हो रहे हो, या खाना भी आप लिमिट में खा रहे हो तो भी आपका बॉडी ओबेज हो रहा है, मोटापा आ रहा है। इंसोम्निया, बहुत लोगों को नींद नहीं आती रात को, लाइफ में सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आती। बहुत लोग हैं जो लोग यू नो ओवर स्ट्रेस ले लिया या तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले लिया तो रात को सो नहीं पाते। अब रात को आप सो नहीं पाते, एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए, एटलीस्ट 5 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए। तो अगर आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, अगेन इट माइट लीड टू अदर वेरी 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 सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है उसका, जिसे इंसोम्निया कहा जाता है। वो धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाता है और आपको नींद आनी बंद हो जाती है। जब आप सोने की कोशिश भी करते हो तो थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में और कॉन्स्टेंटली आपका ब्रेन आंखें बंद करने के बाद भी चलता रहता है। दैट इज अ वेरी एक्यूट स्ट्रेस। एंड ट्रस्ट मी, जो अक्सर कहते हैं ना हार्ट अटैक आना, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, वो तो सोए हुए थे, अभी तो खाना खाया था, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, वो कैसे आता है? दिस इज रियली डेंजरस, दिस इज रियली रियली डेंजरस। जब हम बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, पता नहीं और कितनी भयंकर बीमारियां हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है इसका बेस कहां पर है। हर एक चीज की जड़ होती है, उस जड़ को पकड़ना होता है, इसका बेस कहां पर है। फर्स्ट मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन बताया, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये भी बताया। सेकंड में अभी स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूं, जो वाकई में लाइटली लेने जैसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस या वेरी क्रॉनिक स्ट्रेस, मैं ज्यादा एम्फसाइज करूंगी क्रॉनिक स्ट्रेस के ऊपर, या ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए उससे आप गुजर रहे हैं, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए, राइट रेमेडीज के ऊपर वर्क करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। देखिए, स्ट्रेस एंड एंजाइटी दे गो हैंड इन हैंड, यू नो। स्ट्रेस वी कैन नॉट, स्ट्रेस और एंजाइटी को एग्जिस्ट नहीं करते और को एग्जिस्ट करते भी हैं। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज अ काइंड ऑफ फियर, यू नो, जो ज्यादा हम सोचने लगे। समटाइम्स एंजाइटी मीन्स फियर ऑफ लॉस, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो भी एक डर रहता है, ऐसा हो गया तो
वैसा हो गया तो, ऐसा ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया तो, बाद में नुकसान हुआ तो, देयर कुड बी मेनी रीजंस, उसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी कोई भी तरह की हो सकती है, हर किसी को होती है, जिसे हमें अनईज फील होता है। एंड स्ट्रेस कम्स फ्रॉम डिमांड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी का होना बट नेचुरल है, लेकिन स्ट्रेस कम्स फ्रॉम डिमांड। हम खुद डिमांड करते हैं, हमारा माइंड डिमांड करता है, सोचता रहता है, तो जाके वो स्ट्रेस आता है। हर चीज के ऊपर प्रेशर लेता है तो जाके स्ट्रेस आता है। हम अपने दिमाग पे वो प्रेशर्स देते हैं, इसीलिए स्ट्रेस होता है। Are you getting my point or not? Anxiety is a loss of fear, is a kind of fear, which is quite okay. Over anxiety भी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज में anxiety नहीं होनी चाहिए, but कुछ चीजों में but natural है, because we are human beings. We tend to have anxieties, that is but natural. But stress है, स्ट्रेस हमारा कंट्रोल हमारा होना चाहिए उसके ऊपर। Got it or not, friends? This is how one looks when a person is stressed, you know. There could be lot of reason. Office, house, outside, there could be lot many reasons, you know, stress के. So this is just an image, just how a person feels when one is stressed, you know. अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे भी स्ट्रेस होता है कभी कभी, लेकिन मैं अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देती। मैं एक आपको फनी एग्जांपल बताती हूँ। अभी हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। सो ये लास्ट वीक में मेरा स्ट्रेसफुल तो नहीं गया, लेकिन बड़ा प्रोडक्टिव गया, क्योंकि मैं जो एडमिन डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर मैंने कुछ ब्रीफिंग सेशंस लिए थे अबाउट जस्ट रूटीन वर्क, व्हाट इज गोइंग ऑन, मार्केट क्वेरीज के बारे में क्या है, फील्ड पे क्या चल रहा है, क्या टाइप की क्वेरीज आ रही हैं, सो एक्सेट्रा वी वर जस्ट डिस्कसिंग। एंड देन देयर इज वन बॉय इन एडमिन डिपार्टमेंट हु इज रियली डूइंग वंडरफुल जॉब। लेकिन वो जब भी वो मेरे से बात करता है तो वो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, यू नो, काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो जब भी मुझे कुछ बताता है तो मैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करती हूँ। और मैंने अभी यही वीक की मैं बात कर रही हूँ, मैंने उनको कहा पहले आप मुझसे जब भी कुछ डिस्कस करते हो तो सोल्यूशन के साथ बात करो, क्योंकि हमारा डिस्कशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन पे हो रहा था, जहाँ पे मैंने उन्हें बताया था कोई चीज़ यस और नो की वजह से अटकानी नहीं है हमें। आपके पास इंटरकॉम है, व्हाट्सएप फैसिलिटीज़ है, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते थे, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कोई काम अटकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारे जनरल ब्रीफिंग सेशंस हो रहे थे और मैं उनसे काउंटर क्वेश्चंस कर रही थी। इट वॉज काइंड ऑफ अ रूटीन थिंग, बट ये वीक मेरा काफ़ी मैं ऑक्यूपाई रही हूँ एडमिन और अकाउंट्स के साथ। एंड आई थिंक इस वीक में मैंने बॉम्बार्डिंग भी बहुत दिया है एडमिन और अकाउंट्स टीम को। सो देन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बॉय हु ऑलवेज कम अप विद दिस ब्रेकिंग न्यूज़। तो उसके एक्सप्रेशंस में देखती हूँ ना, तो मैंने उसे कहा है भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम ये सास बहू सीरियल की तरह क्यों एक्सप्रेशंस दे के मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देते हो, तुम क्या नॉर्मल ढंग से मेरे से बात नहीं कर सकते, कि वो नहीं होता कैमरा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, काइंड ऑफ यू नो, उसके आईज वगैरह। इट वॉज वेरी फनी थिंग। सो आई टोल्ड हिम कि भाई तुम्हें कोई स्ट्रेस है क्या, क्योंकि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कभी कभी अजीब लगता है। तुम हर चीज़ मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह मत दो, या तो तुम न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हो या तो तुम सास बहू सीरियल ज़्यादा देखते हो। सो इट जोक्स अपार्ट, यू नो, बट ही इज़ डूइंग वेरी इनक्रेडिबल वर्क, ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। बट यू नो दिस हैपन्स, जब हमें किसी का बिहेवियर अजीब लगता है कि ये क्यों छोटी छोटी बातों में इतने प्रेशर लेके जवाब देते हैं, एंड देन समहाउ ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हमें रियलाइज होता है कि वाकई में क्या कुछ स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस है, इज ही वर्किंग अंडर प्रेशर, यू नो, क्योंकि हम इतने सारे जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, हमें कभी तो पता ही नहीं चलता कि हम अपने शरीर का मेंटली और फिजिकली हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। एंड यू नो दिस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनका समय पे ध्यान ना दिया जाए तो हमें ये जितनी एज है उससे ज़्यादा बुढ़ा कर देती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, यू नो। एक्चुअल में आपको पता है क्या एजिंग क्यों होता है? अब देखना 20-30 साल की लड़कियां ऐसा लगता है 40 साल की हो। मैंने इनफैक्ट कुछ लोगों के लिटरली फोटोज देखे हैं जहां पे मैं एज देख के भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। I mean, मैं फोटोज देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने जो एज परसीव्ड किया था इनकी एज उससे भी 8 साल कम है या 10 साल कम है, यू नो, सीरियसली।
क्योंकि ओवर स्ट्रेस की वजह से या ओवर थॉट प्रोसेस भी किसी का होता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चलना, बहुत थॉट प्रोसेस होना, हर चीज़ को ये एग्जीक्यूट करना, वो एग्जीक्यूट करना, तो इट लीड्स टू सिवियर कॉम्प्लिकेशन। एजिंग होने लगता है, हम जल्दी, हमारी एज बढ़ने लगती है। और जहाँ कुछ लोग आप देखना यंग दिखते हैं हमेशा, स्टिल यू नो 35 से 40 साल की एज में दे लुक वेरी फ्रेश, दे लुक वेरी यंग, बिकॉज दे नो इट हाउ टू बैलेंस स्ट्रेस, हाउ टू बैलेंस एंजाइटी। सो मेंटल बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट सब्जेक्ट है वो क्यों है। सो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अभी तक मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में। सो नेक्स्ट इज अगेन अ लाइफ थ्रेटनिंग, दिस इज अगेन अ लाइफ थ्रेटनिंग, जिसे हम अगर इग्नोर करेंगे, बात बहुत छोटी है, ऐसा लगता है इतना छोटा नाम, इससे क्या होता है। अक्सर हम कुछ लोगों को अंडररेट कर देते हैं, जनरली कुछ चीज़ों को अंडररेट कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंसेस, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कैंसर की बात करें तो ही बीमारी की बात हुई, डायबिटीज की बात करें तो ही बीमारी की बात हुई, सीओपीडी की बात करें तो ही ये बीमारी हुई, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ही बीमारी हुई, पीसीओडी तो ही बीमारी हुई। बट व्हाट अबाउट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वहीं से तो बात आगे बढ़ती है और वहीं से तो बात आगे बिगड़ती है। Am I right or am I right? So, सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एनी गेसेस? एनी गेसेस? आई थिंक आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई एम श्योर आपको पता है कि और ऐसे क्या बीमारियां हैं और ऐसा क्या खतरा है जो हमारे सर पे मंडराता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इसके जपेट में आ गए और कब हमें बीमारियां शुरू होने लगी। फ्रेंड्स, एसिडिटी, यस फ्रेंड्स, एसिडिटी, आर यू अवेयर ऑफ एसिडिटी और नॉट फ्रेंड्स? एसिडिटी जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है गैस्ट्रिक जूसेस का स्टमक में, इसीलिए एसिडिटी होती है। किन लोगों को एसिडिटी है आप में से? आप कमेंट्स में यस भी लिख सकते हैं, आप कमेंट्स में नो भी लिख सकते हैं। एसिडिटी फ्रेंड्स एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है घर घर में एसिडिटी होती है अक्सर, या तो टेम्पररी एसिडिटी होती है शॉर्ट टाइम की, और कुछ लोगों को रोज एसिडिटी होती है, डेली दे रिलाई ऑन एंटासिड्स, डेली दे रिलाई ऑन रैंटेक, ओमेज और पता नहीं कौन सी अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, जस्ट 1 टैबलेट डेली लेनी पड़ती है। मैंने इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा है जो लिटरली कहते हैं कि मैं दिन में अगर 2 ओमेज ना खाऊं या 1 रेंटेक ना खाऊं तो नींद नहीं आती, क्योंकि इतना एसिडिटी होता है उनको। और ये एसिडिटी मतलब आप लिटरली, ये इमेज आपके सामने है, आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टमक बर्न हो रहा है, जल रहा है, बर्न हो रहा है। अब आप सोचिए इसका नाम ही कैसे शुरू हो रहा है, एसिड। अगर एसिड की हम टर्म देखें तो क्या मतलब होता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी एसिडिटी, व्हाट डज इट मीन? कोई चीज लिटरली बर्न हो रही है आपके बॉडी में, आपके स्टमक में कोई चीज, आपका इंटेस्टाइन बर्न हो रहा है, और क्या वो वहीं उस एरिया तक ही सीमित रहता है? व्हाट डू यू थिंक? एसिडिटी मतलब मुझे एसिडिटी है, इज इट फाइन? एसिडिटी से क्या होता है? अरे एसिडिटी हो तो 1 सैशेट पानी में डाल के ठंडे पानी में पी लो, एसिडिटी गायब 10 सेकंड में। डू यू थिंक दीज आर द एक्चुअल सॉल्यूशंस? डू यू थिंक एंटासिड्स आर द एक्चुअल सॉल्यूशंस? डू यू थिंक दिस medicines, English medicines that I'm talking about is the actual solution of acidity? What? Okay, occasional acidity सबको होती है, कभी ओवर स्पाइसी खाना खा लिया, कुछ फ्राइड खा लिया, एसिडिटी हुआ, कोई मेडिसिन ले लिया टेम्परेरी, इट्स फाइन, इट हैपन्स, इट्स अ ह्यूमन बॉडी। बट व्हाट अबाउट एवरीडे एसिडिटी? डेली गैसेस होना पेट में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, डेली स्टमक इन्फ्लेशन होता है, थ्रोट इन्फ्लेशन होता है, लिटरली आपका गला बर्न होता है, बेड ब्रेथ आता है,
जब डकार लेते हैं तो अजीब सी फाउल स्मेल आती है, यू नो। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी एसिडिटी होता है फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो एसिडिटी होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी एसिडिटी होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो इसी तरह से आप ये इंटरकनेक्ट कीजिए। हमारे जो मुंह में खट्टापन, एक अजीब सा सावर टेस्ट आता है, बैड ब्रेथ भी होती है, इनडाइजेशन की वजह से भी एसिडिटी होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस फील होता है, यू नो। सो एसिडिटी कोई नॉर्मल बात नहीं है। अनइवन जो हमारा डाइट है उसकी वजह से भी एसिडिटी होता है। एंड स्पेशली जो आज की जनरेशन है या आज के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने में विश्वास रखते हैं, भूख लगी तो बर्गर, पिज्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड व्हाट नॉट एंड यू नो एवरीथिंग दैट इज़ स्पाइसी। सो ये सब खाने की वजह से भी एसिडिटी होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी एसिडिटी होता है। और एसिडिटी मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं साथ साथ में। जो जूसेस क्रिएट करता है, जो एसिड क्रिएट करता है आपका स्टमक, आप समझिए कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स में वो स्प्रेड होता है। तो अगर आप मानिए एसिड कहीं स्प्रेड होता है तो आपको क्या लगता है, वो क्या गुलाब जल है, क्या वो वाटर है कि वो कहीं जाके स्प्रेड हो रहा है और घंटों आपके पेट में पड़ा हुआ है और कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, बहुत ही ये एक रियल इंसिडेंट है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। मेरे ही रिलेटिव में एक आंटी हैं जिन्हें एसिडिटी की शिकायत थी। ये मैं आपको ट्रू इंसिडेंट बता रही हूँ अभी। शी इज़ नो मोर, अभी तो उनको शायद पास हुए 10-12 साल हो गए होंगे, लेकिन ये मैं तब की बात बता रही हूँ आपको। और जो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मुझे लगता था एसिडिटी, क्योंकि हमारी एक जनरल थिंकिंग होती है, यू नो, एसिडिटी है तो क्या हो गया, ठंडा दूध पी लो या कुछ सोडा और समथिंग, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लो तो गैस रिलीज हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए एसिडिटी सबसाइड हो जाएगी। तो ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस सबकी होती है, यू नो। लेकिन जो मैं आपको इंसिडेंट अभी बता रही हूँ वो ऐसा था कि दैट लेडी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कांस्टेंट एसिडिटी। उन्हें कांस्टेंट एसिडिटी होती थी और वो डेली एक रेंटेक खा लेती थी। कभी कभी उनको 2 रेंटेक लेना पड़ता था और काफ़ी टाइम से वो इग्नोर ही करती थी, यू नो। उनको क्या लगा कि चलो ठीक है, एसिडिटी है तो ये टैबलेट खाने से मेरा एसिडिटी सबसाइड हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, तीखा खाना, स्पाइसी फूड और फ्राइड फूड खाना उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। बट अब आप समझिए कि आप कितने दिन रेजिस्ट करोगे, आप अपने आप को कितने दिन स्टॉप करोगे। खाना तो चाहिए, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद, यू नो। आपको डेली एक मील होता है ना, जहाँ पे आपको होता है कि मैं एक होलसम डाइट खाऊं, तो आप खाने को इग्नोर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आपको एसिडिटी भी हो रही है। आप कितना दिन सिर्फ दूध पियोगे या कितने दिन आप सिर्फ खिचड़ी खाओगे, यू नो। तो टेम्पररी इलाज सबके पास होते हैं, लेकिन अगर उससे एसिडिटी ठीक हो जाती है तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको पता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, महीने निकल गए और आप एंटासिड पे डिपेंडेंट हो और बाकायदा आपको एसिडिटी रोज हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। और यही चीज़ हुई उस लेडी के साथ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 महीने तक उन्होंने लिटरली इग्नोर किया। फिर एक दिन सडनली उनको डिनर के बाद अचानक से वॉमिट स्टार्ट हो गई, बहुत सीवियर वॉमिटिंग हुई। अब अक्सर हमको जब वॉमिट होती है तो हमें लगता है इनडाइजेशन होगा, कुछ गलत खा लिया होगा, मे बी दे कुड बी एनीथिंग। तो उन्होंने वो वॉमिट कर दी। अब हुआ क्या, वो वॉमिट्स बंद नहीं हो रही थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिट्स शुरू हुई। तो 1-2 दिन तो उन्होंने ऐसे ही निकाला, खाए पिए बगैर, एकदम जो हम बोलते हैं ना लाइट फूड खाना, खिचड़ी खा लिया या तो हल्का फुल्का खाना जिसमें तेल ना हो, ज़्यादा मिर्च ना हो। तो 2-3 दिन उन्होंने ऐसे ही निकाल लिए। सडनली 2-3 दिन के बाद उनके पेट में क्रैम्प स्टार्ट हो गए, यू नो, एक अजीब सा पेन होना शुरू हो गया, सिवियर बर्निंग सेंसेशंस उनको स्टार्ट हो गए और जो उनका थ्रोट है वो जलने लगा, बर्न करने लगा। एंड अगेन शी स्टार्टेड वॉमिटिंग कॉन्स्टेंटली। अब जब वॉमिट कॉन्स्टेंट हो रहा है और सबको लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये,
अब डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया, सो फाइनली वी फील कि चलो अब डॉक्टर को विजिट करो। तो उन्होंने भी वही किया, डॉक्टर को विजिट किया। सो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए, क्योंकि समहाउ डॉक्टर रियलाइज्ड कि ये भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बेहतर है कि हम कुछ टेस्ट कर लें। अब वो टेस्ट क्या थे? उन्हें एंडोस्कोपी करने के लिए सजेस्ट किया गया कि आप सोनोग्राफी भी करवा लीजिए और एंडोस्कोपी भी करवा लीजिए। तो एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है, आपको पता है कि पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, फूड पाइप है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है उसमें, कहाँ किस कोने में क्या हो रहा है सब पता चल जाता है। सो एंडोस्कोपी उन्होंने करवाई एंड यू विल नॉट बिलीव, एंडोस्कोपी के जो रिपोर्ट्स आए ना उसमें उन्हें ट्यूमर आया, ट्यूमर, दैट टू बॉल साइज का ट्यूमर, एक एप्पल की साइज का ट्यूमर आया उनको। और जब ट्यूमर आता है ना तो दिमाग में एक ही साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कैंसर का ऐसा बैठा हुआ है दिमाग में कि कैंसर हुआ तो यू नो, तो वो ट्यूमर आया। अब वो ट्यूमर का वो टेस्ट भी होता है, यू नो, ये प्रोसेस का जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स होती है, तो उसके बाद उसका टेस्ट किया गया उस ट्यूमर का, उसके कुछ टिश्यूज निकाले जाते हैं, उसको टेस्ट में क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उसके फाइनल रिपोर्ट्स आए। और वो लेडी को कैंसर की गांठ थी, कैंसर की ट्यूमर थी और लास्ट स्टेज, मेटास्टेटिक लास्ट स्टेज। मेटास्टेटिक स्टेज का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट यू आर ब्लैंक, ये प्राइमरी स्टेज भी नहीं था। और वो लेडी कितने महीनों से एसिडिटी से सफर कर रही थी, जिन्हें लगा एसिडिटी क्या होता है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी क्या है, जब तक हम बड़ी बीमारियों का नाम नहीं सुनते, कैंसर, डायबिटीज, फलाना फलाना, तब तक हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। तो वी कीप वेटिंग फॉर ब्रेकिंग न्यूज, कि डॉक्टर ही ब्रेकिंग न्यूज देगा ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर रिपोर्ट में बड़ी भयंकर बीमारी आई तो जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एसिडिटी वाकई में एक सीरियस मामला है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। What she did was totally wrong. She knew it from the very beginning that whatever is happening inside her body is not right. She badly required medical help, but though she failed to manage, her entire family failed to manage. सही टाइम पे उन्होंने ध्यान न देने की वजह से जब रिपोर्ट्स आया सबके होश उड़ गए, और जो ट्यूमर थी वो इतनी बड़ी ट्यूमर थी कि दे केप्ट थिंकिंग कि ये स्टार्ट कब हुई, कुछ सिम्टम्स क्यों पता नहीं चल रहे, बट एसिडिटी वो एक सिम्टम था। अगर कांस्टेंट एसिडिटी को आप इग्नोर कर रहे हो एंड देन वन डे आपके रिपोर्ट्स आते हैं और आपको लगता है ये क्यों हुआ, व्हाट डू यू थिंक? मेटास्टेटिक लास्ट स्टेज होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद इमीडिएटली उनको सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें एक ऑप्शन है सर्जरी, यू नो, एंड लेट्स सी, क्योंकि जो ट्यूमर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे प्लेस्ड है, सो क्या जो प्रोसीजर रहेगा, सर्जरी की जा सकती है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि ट्यूमर की साइज इतनी बढ़ चुकी थी। बाद में सर्जरी भी हुआ, सर्जरी सक्सेसफुल भी हुआ, ट्यूमर निकाल दी गई शरीर में से। और वो लेडी तकरीबन, मैं आपको बताऊं किस तरह से वो ट्यूमर निकली और एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी। उनका ऑलमोस्ट जो स्टमक था वो जल चुका था, मतलब जो एसोफेगस कैंसर था उनको, एसोफेगस कैंसर, जहां पे उनको फूड पाइप, लिटरली फूड पाइप और कुछ स्टमक काट दिया गया और स्टमक की फूड पाइप बनाकर अटैच कर दिया गया, यू नो, इन मेडिकल टर्म। और अब उनका स्टमक सिर्फ 25% बाकी रहा, क्योंकि जितना जो ऑर्गन था वो सब जल चुका था, सब कुछ निकालना पड़ा। ट्यूमर निकाला, साथ साथ में स्टमक में से दे मैनेज इट। दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड जो मैं समझ पाई थी उस टाइम पर। सो उस स्टमक को कनेक्ट किया, उसका फूड पाइप बनाया। अब 25% का स्टमक हो गया। शी वॉज हार्डली 45 ईयर्स ओल्ड, 45 to 50 ईयर्स की होंगी वो, 45 से 50 साल की उनकी उम्र थी। डू यू थिंक ये एक एज होती है गुजरने की? डू यू थिंक सो? अब वो हमारे जितना खाना खा नहीं सकती, बट नेचुरल है, हम 3-4 रोटियां खा सकते हैं। आधी रोटी में उनका स्टमक बाकी कितना रहा, इतना सा 25% स्टमक में आधी रोटी जाएगी तो पेट फुल हो जाएगा, है कि नहीं? वो 4 साल जी, बट दो शी हैड अ वेरी गुड विल पावर, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। कहीं ना कहीं अक्सर हम कहते हैं ना, विल पावर स्ट्रांग होता है तो इंसान कोई भी बीमारी से लड़ सकता है। यहाँ से
स्ट्रेंथ यहाँ से होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ इज इम्पॉर्टेंट। तो समहाउ वो बहुत ही जॉलीफुल लेडी थी एंड शी वॉज लाइक, शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन। शी वॉज लाइक यू नो, जब भी मैं उनको लिटरली मिलने गई थी वो टाइम पर, जब हम किसी के परिवार में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बात करते हैं और फिर वो बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, फिर ऐसा किया, हमने डॉक्टर को अप्रोच किया, फिर एंडोस्कोपी करवाई, फिर ऐसे पता चला। और जब कोई कैंसर पेशेंट से मिलो तो कैसे लगता है ना, एक तो सबसे पहले तो दिल घबराने लगता है, एंड नोइंग द फैक्ट कि ये कभी भी मतलब इन्हें भगवान का बुलावा आ जाएगा, आज हम मिले हैं, पता नहीं कल होंगी कि नहीं, यू नो दैट फीलिंग इज रियली थ्रेटनिंग। अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैं तो लिटरली मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था एंड शी वॉज अ वेरी चीयरफुल लेडी। आई रियली हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग विथ हर। तो लिटरली आई मीन वो ऐसे मुस्कुरा रही थी, हंस रही हैं, शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन। शी टोल्ड मी दैट टाइम कि रिया देख जाना तो है ही, एक दिन तो जाना तो है ही, बट नाउ दैट ओके। अब एक पेशेंट को आप लेक्चर भी क्या दोगे कि आपने क्यों इग्नोर किया, आपको पता था, घर में इतने सारे लोग एजुकेटेड हैं, यू नो। एक एसिडिटी से बात स्टार्ट हुई, कहने का मतलब मेरा यह है कि एक एसिडिटी से बात स्टार्ट हुई जहां हमको लगता है एसिडिटी क्या है, एक पाउच डाल दिया ठंडे पानी में, बुलबुले आ गए, पी लो, एसिडिटी गायब, यू नो, या एक एंटासिड ले लो, एसिडिटी गायब। ये सारा फंडाज आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो, पर अगर आप एनकाउंटर कर रहे हो कि अगर आपको एसिडिटी है तो फिर आपको सोचना चाहिए दिस इज नॉट राइट, यू नीड हेल्प। वो लेडी हार्डली 4 साल भी नहीं जी, मतलब 4 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई, 4 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। एंड यू नो कैंसर, बिकॉज कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपीज दी जाती है, और वो पेन तो ऐसा होता है कि लिटरली हम किसी अपने को देखते हैं उस पेन से जूझते हुए। सो इवन तो हम किसी के घर पे सिर्फ उनको विजिट भी करने जाते हैं, हाय हेलो करने जाते हैं, तबीयत पूछने जाते हैं, जब हम देखते हैं कि कैंसर पीड़ित इंसान हमारी सामने है एंड वी नो इट कि द डे विल कम, वो चली जाएंगी, यू नो, एक समय आया वो चली जाएंगी। आप इतने हेल्पलेस हो जाते हो, कुछ कर भी नहीं पाते। ऑपरेशंस के बाद भी यू नो nobody knows वो ट्रिगर होगा कि नहीं। she passed away, she almost passed away in 2009 अक्टूबर। तो ऐसे इंसिडेंट ने तब तो शायद मेरी एज भी बहुत कम थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्या यार एसिडिटी ऐसा होता है क्या। और फिर उसके बाद से जब भी मुझे किसी से भी मुलाकात हो या कहीं भी, जैसे यू नो हम कभी किसी से सोशली मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं या ऑफिस में भी, हम किसी को भी मुझे पता चलता है ना एसिडिटी है तो मैं भाषण देना शुरू कर देती हूँ। लिटरली दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस। मैं नॉलेज अपने तक नहीं रखती। आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है, इवन दो इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर, अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, अगर मैं किसी चीज़ की एक राइट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, किसी को मदद मिल सकती है, तो क्यों नहीं। तो जब भी किसी को एसिडिटी होती है या कोई ओवरडू कैप्सूल्स या टैबलेट्स लेने लगता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ भाई चेकअप कराओ या कोई ऐसा इलाज ढूंढो या कुछ ऐसा लो जिससे आपको परमानेंट सोल्यूशन मिले, जिससे आपको ये चीज़ से छुटकारा मिले, यू नो। और एसिडिटी तो ऐसी तो कोई नहीं है बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। और सही अगर इलाज हो और सही अगर जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, अगर वो एक राइट प्रोडक्ट है या एक राइट इलाज है, और क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक एक्सपीरियंस था जो शेयर करना चाह रही थी मैं आपसे। सो प्लीज़ अगर एसिडिटी है इग्नोर ना करें। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसिल लीव्स है, तुलसी है, क्लव है, क्यूमिन सीड्स हैं, बनाना है, जिंजर है, ये सब भी आप ले सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या होम रेमेडीज हम जिसे बोलते हैं। और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हींग है, ज़ीरा है। सो ये इसमें बहुत पोटेंशियल होता है, एसिडिटी में बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छे क्वालिटी की हींग हो या स्पेशली ऑर्गेनिक हींग हो, या अच्छे क्वालिटी के क्यूमिन सीड्स हो, अच्छे क्वालिटी का ज़ीरा हो, स्पेशली ऑर्गेनिक ज़ीरा हो, विच कैन बी रियली हेल्पफुल एसिडिटी में। एंड
जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं कि जीरा मेंशन किया है, हींग मेंशन की है, बिकॉज जीरा है उसके अंदर जो एक्टिविटी जो है जीरा की, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वो डाइजेशन को भी, रिफ्लक्सेस और स्टमक की जो इन्फेक्शन है उसमें भी वो हेल्प करता है। साथ में जो हींग है उसमें एंटी स्पास्मोडिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्टमक पेन को जो हेल्प करता है, एलिवेट करता है, गैस और ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस में भी हेल्प करता है। सांचल है जिसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती है, अगेन इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एसिडिटी। तो अगर आप कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स लें या ऐसी कोई चीज़ आप लें जिसके अंदर ये टाइप की चीज़ें हो, सो दैट विल बी अगेन वेरी हेल्पफुल। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चर्चा की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स की, जिसे हम डिजीज़ कह भी सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस एंड एसिडिटी। और अब अगेन मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगी जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है यही सारी चीज़ों से, और जो आई थिंक एक तरह का प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों को होता है। स्किन डिजीज की मैं बात करना चाहती हूँ, बट स्किन डिजीज में भी बहुत तरह की स्किन डिजीज होती है फ्रेंड्स, बट मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिजीज हैं जो इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। छोटे छोटे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जैसे एक्ने। एक्ने इज नॉट डिजीज, इट कैन बी ट्रीटेड, इट्स नॉट अ डिजीज। बट जैसे हम दाद खाद खुजली कहते हैं, रिंग वॉर्म आप देख सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू व्हाट। इसकी भी अगर आप जड़ ढूंढोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे पे दिखनी शुरू हो जाती है। स्किन में तरह तरह के इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, ईचिंग प्रॉब्लम भी होता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को अजीब से स्पॉट्स होने लगते हैं, स्किन पिगमेंटेड होने लगता है। और अगर मैं स्पेसिफिक दाद खाद खुजली की बात करूं, ईचिंग की बात करूं, तो हर किसी को हाइजीन रहना चाहिए। और जहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि जहाँ पे हम अपनी बॉडी का सही से ध्यान नहीं रख पाते, क्लीन अप नहीं कर पाते, या हम बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत इमेंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या घंटों घंटों एक जगह पर हमको बैठे रहना पड़ता है, या हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं ईचिंग में वो चीज़ें तब्दील हो जाती है। जो जेनेटिकल ऑर्गन्स में भी ईचिंग होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जेनेटिकल ऑर्गन्स में भी सीवियर ईचिंग होती है। तो क्लीनलीनेस भी एक इश्यू है इसमें कि आप हाइजीन में कितना विश्वास रखते हो, वेदर यू बिलीव इन हाइजीन और नॉट। सो स्पेशली जेनेटिकल ऑर्गन्स में भी आप देखना खुजली बहुत होने लगती है, स्पेशली ऐसे माहौल में जो वर्कर्स लेवल का काम करते हैं, जिनको घंटों घंटों फील्ड वर्क रहता है, मार्केट में घूमना फिरना रहता है, या बहुत लोगों से मिलना होता है, या घंटों कुर्सियों पे बैठे रहना होता है, या टाइट गारमेंट्स भी हम पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, या अंडर गारमेंट्स हैं उसकी टाइटनेस की वजह से, या जो डिटर्जेंट में हमारे कपड़े धुल रहे हैं। देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजन ऑफ ईचिंग। ईचिंग के भी बहुत सारे रीजंस हैं, और ईचिंग का ये भी एक रीज़न है कि हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, जो ज़्यादा पसीना है वो भी हम उसके लिए भी कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, और पसीना ज़्यादा उधर प्रिजर्व होने की वजह से भी ईचिंग हो जाती है। और अगर इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बहुत सीवियर स्किन डिजीज़ में तब्दील हो जाती है, जहाँ पे 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2, 3-3 साल इस प्रॉब्लम से निजात पाने में लग जाते हैं। सो आप फ्रेंड्स अभी इमेज देख रहे हो जहाँ पे जेनेटिकल ऑर्गन्स में आप देख रहे हो एक रेड कलर का मार्क है, जो बीच की जो सेंटर की जो इमेज है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस तरह से कुछ ईचिंग होती है ऐसी ऐसी एरियाज में। एंड स्पेशली जो जिसे हम दाद कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं, एक निशान बन जाता है राउंड सा, उसे भी जाने में टाइम लगता है। There could be a chances, there may be reason of lot of unpleasant things जिसकी वजह से ये रिंग वॉर्म होता है। और अक्सर देखने में आता है कि ये बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे हो जाता है, इंक्लूडिंग नेक, ये एरिया में, शोल्डर्स पे भी होता है, जेनेटिकल ऑर्गन्स में भी होता है, एल्बो में भी होता है, नीज में भी होता है। मतलब आप समझ लीजिए बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे रिंग वॉर्म होता है।
और फिर हम उसे स्क्रैच करते रहते हैं, बिकॉज वी जनरली जब ईचिंग आती है वी कांट रेजिस्ट, वी वांट टू स्क्रैच इट स्क्रैच इट स्क्रैच इट। अब वो स्क्रैच हो रहा है तो उससे बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहे हैं, बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहे हैं तो दूसरी जगह पे स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर सही ढंग से इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये सीवियर स्किन डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चमड़ी की बीमारियां शुरू हो जाती है, स्किन डिजीज शुरू हो जाते हैं, जिसे ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसे ट्रीट करने में महीने और साल निकल जाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज फ्रेंड्स, कि आप देख रहे हैं कि एक बैक पे स्मॉल बम्प है ऑन द स्किन सरफेस, आप देख सकते हैं रेड इरिटेटेड स्किन भी आप देख सकते हैं, एक पैची निशान आप देख सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किन रैश। ज्यादा ड्राई स्किन रहने की वजह से भी ईचिंग होती है, अलग अलग तरह के सेंसेशंस, टिंगलिंग इफेक्ट होता है। सो यू नो इन शॉर्ट दिस दांत खात खुजली टाइप ऑफ थिंग्स, रिंग वॉर्म जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। सो ये ईचिंग को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मॉस्किटो बाइट ईचिंग इज डिफरेंट। लेट मी क्लैरिफाई दिस, मॉस्किटो बाइट ईचिंग इज डिफरेंट, लेकिन इस टाइप की चीजों को बीमारी होना कहते हैं, इस टाइप की चीजों को कहते हैं स्किन डिजीज। इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आप किसी वजह से इससे गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और ये ईचिंग आपको रोज हो रही है और स्पेशली जेनेटिकल ऑर्गन्स में हो रही है, डोंट इग्नोर दिस, प्लीज डोंट इग्नोर दिस, क्योंकि ये है तो छोटी छोटी चीज़ें। हमको लगता है हम बाहर से कोई ट्यूब ले आएंगे या घर में कुछ बना दिया लगा देंगे या पाउडर लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी नहीं, वो ठीक नहीं होता। आप उसको टेम्पररी सबसाइड कर रहे हो, वो सिर्फ टेम्पररी सबसाइड हो रहा है। लेकिन जब ईचिंग सेंसेशंस होते हैं तब आपको पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ, और हम स्क्रैच करते रहते हैं। और मॉस्किटो बाइट पे स्क्रैच करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन स्किन के अफेक्टेड एरिया में स्क्रैच करना, जो ऑलरेडी एक डिजीज से सफ़र कर रहा है, उस पर स्क्रैच करने से वो चीज़ और स्प्रेड होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी को अगर सीवियर स्किन इन्फेक्शन हो, या अगर आप नोटिस करते हैं कि किसी को इस तरह का कोई पैच हो हाथ में, गले पे या कहीं पे भी, तो थोड़ी सी दूरी बनाए भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली स्प्रेड होती है। ऐसा इन्फेक्शन बहुत इजीली स्प्रेड होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आज का जो गेम चेंजिंग प्रोडक्ट का जो सब्जेक्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले तो क्लैरिटी के साथ इसलिए देना चाहती थी कुछ बताने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ों को अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल देती कि कॉन्स्टिपेशन, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कॉन्स्टिपेशन है, बट क्यों है और इससे क्या क्या होता है। मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, अगर मैं सिर्फ एक वर्ड ही बोलती आपको, सिर्फ एक वर्ड, तो शायद आप वो चीज़ को फील नहीं कर पाते, वो चीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते आप। अगर मैं आपको कहती एसिडिटी, तो एसिडिटी लुक्स वेरी स्मॉल वर्ड, लेकिन उसके सिवियरिटीज, उसके जो ये सिंड्रोम क्यों होता है, क्या हो सकता है, What could be the possibilities and probabilities, ये आपको पता नहीं चलता जब तक मैं आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन नहीं देती। सिमिलरली जो स्किन डिजीज है उसके बारे में भी मैं आपको नहीं बताती, तो शायद आपको इतने डेप्थ में नहीं पता चलता कि वाकई में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डेंजरस हैं, जिसको हम फर्स्ट स्टेज में ही कॉन्कर कर लें, ध्यान दें, तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कहाँ पर कनेक्टेड है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक घर है जहां हम जो खाते हैं वो जमा होता है, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, और हमारा बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आप मान लो सब कुछ समझ गए। सो फ्रेंड्स, आई विल कम टू द लास्ट इमेज, जहाँ पे मैं ये जो सब्जेक्ट है, गेम चेंजिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज बेनमून ने हमेशा जितने भी अभी तक अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो सिर्फ ऐसे ही लॉन्च नहीं किए हैं। वो एक प्रॉपर सर्वे
क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल इवैल्यूएशंस के बाद ही मार्केट में लॉन्च होते हैं। और आज जो हमारी रोजिंदा ज़िंदगी में जितने भी हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसका उपाय क्या है और ऐसा क्या है जो बेनमून आपको दे सकता है ताकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम अक्सर कॉमन प्रॉब्लम्स कहते हैं लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम्स नहीं है। सो बेनमून इसके ऊपर स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट वर्क कर चुका है, एंड वी आर रेडी टू चेंज द गेम। वी आर रेडी टू चेंज द गेम विद द प्रोडक्ट्स दैट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून, जहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, एसिडिटी एंड स्किन डिजीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड आई थिंक मैं इससे ज़्यादा तो अभी नहीं बोलना चाहूँगी, बट जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज बेनमून इज गोइंग टू चेंज द गेम वेरी सून। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आप रिसीव करेंगे, दिस इज माई चैलेंज टू यू, दिस इज माई चैलेंज टू यू। द रिजल्ट विल चेंज एवरीथिंग। जो रिजल्ट होंगे, मिराक्युलस वर्ड इज वेरी स्मॉल, miraculous word is very small. You will love it and you will accept it from the very first use. Just wait for the right time. Friends, आज का एपिसोड में मुझे भी, जितनी भी आपसे बातचीत की, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और ये सारा नॉलेज आपको दे के मैं बहुत अच्छा महसूस भी कर रही हूँ। अगले कुछ एपिसोड्स में भी बहुत ज़ोरदार धमाका होने वाला है। इन्फॉर्मेशंस मेरे पास सब कुछ हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें आपका। फ्रेंड्स, देखिए, मैं पर्सनली तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ टू थिंक पॉजिटिव, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और यही सलाह मैं हर किसी को देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा फोकस कितना स्ट्रांग है, हम खुद कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक थॉट मुझे अभी याद आया है फ्रेंड्स, मैं जो भी कुछ आपको कह रही हूँ ये एक एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कह रही हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ आके रट्टा नहीं मारना है आपके पास। जो मैं फील ही नहीं करती, मैं बिलीव ही नहीं करती, वो चीज़ मैं आपको कभी नहीं कहूँगी, आज तक नहीं की है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जो हमारे साथ हो, वो ज़रूरी नहीं, अक्सर हम दूसरों के साथ होता है, वो देख के भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो एक मोटिवेशन ही समझ लीजिए, जो मैं आपको अभी एक मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, उसे एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिव नज़रिए से आप देखिएगा। हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखना हमारे हाथ में होता है, और हमारे माइंड को फोकस रखना भी हमारे हाथ में होता है, राइट। सो आज के टॉपिक के साथ तो ये कुछ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आज मैं ये एपिसोड कर रही हूँ इसीलिए बताना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शेयर करूँ, क्योंकि ये तकरीबन इस बात को 1 वीक हुआ है, जस्ट 1 वीक हुआ है। और जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप सोचेंगे इतना बड़ा भी कोई इंसिडेंट नहीं है सुनने के बाद, ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैंने बहुत कुछ, इस इंसिडेंट ने मुझे लिटरली एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया ज़िंदगी जीने का, समझने का। और आई थिंक ये छोटे छोटे इंस्पिरेशंस ही मुझे मेरे लाइफ में मुझे मदद करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और अपना फोकस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए मैं इतनी आसानी से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जैसे अक्सर मैं अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से निकलती हूँ अपने रेगुलर टाइम पे, तो मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस से निकल रही थी। अब जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो एक पैसेज है जहाँ पे हमको मेन रोड पे जाने से पहले थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है, एक पैसेज है। तो मेन रोड पर मैं ड्राइव कर रही थी, मतलब मेन रोड के आने से पहले के रोड पर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, राइट। और इधर से राइट साइड में से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी, हॉर्स कार्ट। घोड़ा गाड़ी पता है ना आपको, हॉर्स कार्ट। तो वो हॉर्स कार्ट आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो आगे निकल जाती, क्योंकि रोड उतना बड़ा नहीं है, तो मुझे ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे लेफ्ट लेना था। और इस साइड से वो घोड़ा गाड़ी आ रही थी,
और इतनी सुंदर थी, इतनी डेकोरेटिव थी, उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, वो घोड़ा इतना ब्यूटीफुल था। तो अक्सर हमारे अंदर भी कहीं एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ रहता है, ऐसी कुछ चीजें देखते हैं ना तो हम भी बच्चे बन जाते हैं, अच्छा लगता है देखना। तो वो इतना सुंदर था, वो घोड़ा गाड़ी इतनी सुंदर थी कि मैं बस उसको देखती ही रही कि वो थोड़े सा आगे निकले और मैं भी लेफ्ट टर्न ले लूं। एंड फुल्ली डेकोरेटेड थी, बहुत सारी लाइट्स थी, उसके ऊपर फ्लावर्स भी थे, वो हॉर्स यानी घोड़ा भी बहुत सुंदर था। तो बस वो घोड़ा ऐसे निकला धीरे धीरे से, और उसके पीछे बच्चे बच्चे बैठे होंगे उनके मम्मी पापा के साथ। और जो हमारा जो सीजी रोड है ना, वहाँ पे अक्सर आपको ये देखने मिलेगा, लॉ गार्डन की तरफ वगैरह ये घोड़ा गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं। और उसमें से कुछ घोड़े होते हैं ना, वो तो बहुत ही डेकोरेट किए जाते हैं तो वो तो पास ऐसे हो गया, और मैं ऐसे आगे बढ़ूँ ना, उसके पहले मैंने देखा 5-6 कुत्ते भौंक रहे हैं वो घोड़ा गाड़ी को देख के। इतने भौंक रहे, मैं तो रुकी हुई थी और वो घोड़ा गाड़ी वहां से निकली और 5-6 कुत्ते जोर जोर से उस घोड़े को देखकर, वो हॉर्स कार्ट को देखकर भौंके जा रहे हैं। और मेरा लॉजिकल माइंड वो ट्रिगर हुआ वही टाइम पे। ट्रस्ट में ये इंसिडेंट जो मैं आपको बोल रही हूँ पूरा फैक्ट है, मैंने जिया है ये मूवमेंट। वो कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या आया कि इतना सुंदर घोड़ा है, इतनी सुंदर घोड़ा गाड़ी है, वो तो निकल रहा है और ये कुत्ते भौंकना क्यों बंद नहीं कर रहे हैं और मैं बस निकल गई। वो एक मूवमेंट था, एक मूवमेंट था। मैं अपनी गाड़ी लेके मैंने लेफ्ट में ले लिया, निकल गई और मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी वो घोड़े को, क्योंकि वो आगे जा रहा था, ऑब्वियसली मेरी गाड़ी पीछे थी। तो वो आगे चलता रहा और वो कुत्ते भौंकते रहे और पीछे दौड़ते रहे उस घोड़ा गाड़ी के, लेकिन वो घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्सर हम सोचते हैं ये तो एनिमल है, बट एनिमल है लेकिन वो भी तो मतलब लिविंग है ना, उसके भी तो ब्रेन है, उसके भी तो फंक्शंस हैं, उसको भी तो दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो वो इतने सारे कुत्ते कुछ इधर आ गए उसके राइट में लेफ्ट में और भौंकते रहे और वो घोड़ा चले ही जा रहा है, ना वो इधर मुड़ रहा है ना उधर मुड़ रहा है, चले ही जा रहा है, ना एक सेकंड के लिए भी वो घोड़े ने पॉज लिया। तो मुझे फिर तो ठीक है, वो कुत्ते भी भौंकना बंद हो गए क्योंकि उनका शायद वो एरिया खत्म हो जाता है या वो अक्सर व्हाटएवर जो भी रीजन हो, वो घोड़ा तो अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ भी जाना था वो निकल गया और मैं जो अपने घर की तरफ मुड़ गई। और वो जो थॉट है ना वो मेरे दिमाग में रह गया, और एंड ट्रस्ट भी, मुझे लाइफ से जो भी सीखने मिलता है, जो भी चीज़ मैं फेस करती हूँ मैं सीखती हूँ उससे, क्योंकि मेरे लिए यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंदगी जीने के तरीके ही हैं ये सारी, जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है या कुछ सिखाती है जो शायद मुझे कोई मैगजीन नॉवेल्स नहीं सिखा पाती, जो मैं खुद चीज़ों को देख के समझ जाती हूँ कि इसका मतलब क्या था। एंड ट्रस्ट मी, इस बात को शायद 1 वीक होने आ रहा है और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो मैंने ये थॉट के बारे में सोचा नहीं हो। मैं यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, ये नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से कि मैंने इस चीज़ को कितना पॉजिटिव लिया अपने लाइफ के बारे में। मैंने ये सोचा कि वो घोड़ा था, इतना सुंदर था, इतना डेकोरेटिव था, उस पर लोग बैठे हुए थे, वो घोड़े सवारी लेके जा रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। ये कुत्ते भौंक रहे हैं, घोड़े को फर्क नहीं पड़ रहा है, घोड़ा चले जा रहा है और ये कुत्तों ने एक लिमिट आई तो भौंकना बंद कर दिया और घोड़ा अपने डेस्टिनेशन में भी पहुंच गया होगा। तो ये चीज़ हमारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है ना। ये आपको क्या लगता है जो मैं बोल रही हूँ ये हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता है? क्योंकि ये मैंने सीखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने सीख लिया इससे और ये तो मैं इम्प्लीमेंट करती आई हूँ। मुझे घोड़ा गाड़ी नहीं भी दिखती तो भी मैं इम्प्लीमेंट करती आई हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ घोड़ा, तो हमें भी अपने जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, वो घोड़ा बुरा नहीं था, वो तो चले ही जा रहा था भौंके कुत्ते आकर। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर हम फोकस रहें, हम डिस्ट्रैक्ट ना हों, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और ये हर किसी का सेल्फ बिलीव होता है, हर किसी का एक
एक सेल्फ बिलीफ होता है, ये बिलीविंग सिस्टम होती है, ये उस पर यकीन रखना चाहिए। अगर मान लीजिए घोड़ा रुक गया होता या कुत्तों ने घेर लिया होता और घोड़ा चला ही नहीं होता आगे, या घोड़े सवार को नीचे उतर के उसको लाठियों से भगाना पड़ता, तो एक सोच आती कि घोड़ा रुक गया, लेकिन वो तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और अक्सर हम जजमेंटल भी हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, यू नो। सो बस मेरा मैसेज आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको एक पॉजिटिव तरीके से आप लीजिए, और मेरा मानना ये है कि हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और मैं दिल से हर किसी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, हर किसी को रिस्पेक्ट की नज़र से देखती हूँ, और मैं हर किसी को अपने कार्य में मैं यही गुड विशेस दूंगी कि सफलता प्राप्त करें। और मुझे ऐसा लगता है एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी ज़िंदगी में हर एक बैटल फाइट करना पड़ता है, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगी। और हमेशा मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप सभी को याद रखूंगी कि गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। प्लीज़ आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, आज का एपिसोड मैक्सिमम शेयर करें, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप जाकर देखें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें, दैट इज़ www.benmoonayurveda.com। और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। बहुत अच्छा लगा ये बात करके, मेरा मन भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। अपने परिवार का प्लीज़ ध्यान रखिए। वी आर विथ यू, वी आर बेनमून फैमिली। Always remember that we are for you. Thank you and Jai Ben Moon, Jai Ben Moon, Jai Ben Moon. Namaskar.